कैसा सब मस्त मजे में एकदम ठीक एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है। अपन ने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन चालू करेंगे डीपीएसपी। अब डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अपन अगर बात करें तो इसकी जरूरत पड़ी क्यों? अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बारी में तो बन नहीं गया था। इसमें कई साल लगे, कई साल लग के इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, कई सारे अमेंडमेंट होने के बाद में जाके अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। अपन ने अलग अलग देशों से अलग अलग आइडियाज लिए, जिसमें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया गया था डीपीएसपी का। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया। अब ये जो डीपीएसपी के जो राइट है ये भाग 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अपने जो फंडामेंटल राइट्स है वो भाग 3 में है। ये एक तरीके के पॉजिटिव राइट्स है। ये स्टेट को ये बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको ये सब चीजें करनी होगी। मतलब कि जैसे ये मान लो कि स्टेट को सोशल 30 आर्टिकल 38 डीपीएसपी का बता रहे हैं, जिसमें स्टेट को एस्टेब्लिश करना है सोशल ऑर्डर। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए। पब्लिक की हित के लिए आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो आपको ये पॉजिटिव राइट्स है जो ये बताते हैं कि आपको ये सब चीज करनी है अगर आपको एक चीज कोई चीज अचीव करनी है। फंडामेंटल राइट इज अ नेगेटिव राइट, और वो ये बताते हैं कि अगर आपको अपनी कोई चीज अचीव करनी है तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। मना करती है वो आपको कोई चीज करने के लिए, इसलिए वो नेगेटिव राइट्स है। और डीपीएसपी जो है अपने पॉजिटिव राइट्स है। ये भाग 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 36 से लेकर 51 के जो आर्टिकल है डीपीएसपी के आर्टिकल। तो अपन एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 36 में ये बताया है कि आर्टिकल 12 में, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन थी स्टेट की, वही डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी आर्टिकल 36 में। आप मेरे फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो देखना जिसमें मैंने आर्टिकल 12 और 13 के बारे में बता रखा है। उसमें आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, वो सेम डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी आर्टिकल 36 में। तो आप एक बार वो वीडियो जाके चेक करना आर्टिकल 12 के बारे में, उसके बाद ये वाली देखना, आपको समझ में आ जाएगी। आर्टिकल 37 बोलता है कि डीपीएसपी जो है ये एनफोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। मतलब ये कि फंडामेंटल राइट जो है, अगर अपने फंडामेंटल राइट है, अपने फंडामेंटल राइट को आप यूज कर रहे हो, अगर वो वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट के पास में जा सकते हो। तो मेरे फंडामेंटल राइट्स बोले, इसीलिए आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन दी है। हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्क्यूलरी प्रोविजन को वारंटों की तरह। और ये जो है डीपीएसपी ये फोर्स के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है। मतलब अगर इन चीजों में आप वायलेशन करते हो तो आप इसको कोर्ट के पास में नहीं जा सकते। तो डीपीएसपी आर्टिकल 37 बोलता है कि डीपीएसपी का आर्टिकल जो है, डीपीएसपी की जो आर्टिकल ये एनफोर्सिबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको लागू कर सकते हो, अपना सकते हो, चाहो तो नहीं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो कंपलसरी है। आपको उस राइट के अधिकार, उस राइट के हिसाब से आपको अधिकार मिलते हैं कि आपको यही चीज करनी चाहिए, यही चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप आर्टिकल डीपीएसपी के जो आर्टिकल का अगर कोई वायलेशन होता है तो आप उसको कोर्ट में जाकर सजा नहीं दिला सकते। तो ये ऑप्शनल होते हैं स्टेट के लिए। आर्टिकल 38 ये बोलता है कि स्टेट को एस्टेब्लिश करना है सोशल ऑर्डर। किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक के वेलफेयर और उनके प्रमोशन के लिए सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, शांति बनाए रखनी है। आर्टिकल 38 ये बोलता है। 39 बोलता है कि स्टेट में रहने के लिए कुछ प्रिंसिपल है, कुछ पॉलिसीज है जो कि स्टेट को फॉलो करनी पड़ेगी। अब वो पॉलिसीज क्या क्या है? जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मैन और वुमेन्स के लिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैन और वुमेन का। दोनों को एक समान ही काम दो, दोनों को एक समान ही सैलरी दो। फिजिकल रिसोर्स जो है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कि सोसाइटी में सभी मेंबर जो होंगे वो बेनिफिट मिले उस सब चीजों का। फिजिकल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि सबको बेनिफिट मिले। और मैनेजमेंट होना चाहिए इकोनॉमी का इस तरीके से कि कहीं पर भी सेंट्रलाइजेशन नहीं हो। सेंट्रलाइजेशन नहीं हो वेल्थ और प्रोडक्ट्स के लिए, कि भाई सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये कि ये आदमी है, इसके लिए प्रोडक्ट है, उसको यही प्रोडक्ट यूज करना है। गरीब आदमी तो उसको कम चीज का प्रोडक्ट, अमीर आदमी उसको ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट।
तो ये सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसमें ये बोला है इकोनॉमी का मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हर वर्ग के जो लोग हैं सभी इक्वल हैं, सभी एक समान है, इन सबको जो है एक ही तरीके का सामान मिलना चाहिए। इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि इस वर्ग के लिए ये समान है, इस वर्ग के लिए ये समान है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क होना चाहिए मैन और वुमेन्स के लिए। मैन और वुमेन को काम भी एक जैसा और उनको उसमें दिए जाना वाला पैसा भी एक जैसा ही होना चाहिए। कि भाई मान लो कहीं पे लेडीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि इनको तो कम उसका वाला काम देते हैं, कम मेहनत वाला, तो इनको पैसा भी कम देंगे। ऐसा नहीं, आप आदमी को भी कम मेहनत वाला काम दो, औरत को भी दो, दोनों को एक समान काम दो और उसके लिए पैसा भी एक समान ही दो। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और बोला है कि प्रिजर्वेशन होना चाहिए हेल्थ और स्ट्रेंथ का। कि आज कोई बूढ़ा आदमी है, वो काम कर रहा है कहीं पे, लेकिन उसके अंदर बल ही नहीं है उतना उस चीज जगह पे काम करने का, तो उसको उस जगह से काम करने के लिए हटाना चाहिए कि भाई आप बुजुर्ग हो गए, आपको ये काम सूट नहीं कर रहा, इसलिए आप आराम करो, आपके लिए अब कोई काम नहीं है। उसके लिए उनके लिए वृद्ध आश्रम खोले हैं, ये सब अलग अलग चीजें खोली है, जहाँ पे वो जाके आराम से रह सकते हैं, वो अपने घर में रहे, जिसके लिए गवर्नमेंट पैसे भी देती है कई बार। इसीलिए प्रिजर्वेशन होना चाहिए हेल्थ और स्ट्रेंथ का। वर्कर और चिल्ड्रन के साथ में फोर्सिबल अब्यूज नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन के साथ में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि तेरे को कोई पकड़ के लिया है और ये काम करवा रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए चिल्ड्रंस के साथ में। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि फॉलो करनी है कि स्टेट को, सर्टेन प्रिंसिपल्स है, पॉलिसीज है जो कि एक स्टेट को फॉलो करनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मैन और वुमेन्स के लिए। रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होना चाहिए कि हर सेक्शन सोसाइटी का बेनिफिट हो। इकोनॉमी का मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन नहीं हो वेल्थ और प्रोडक्ट में। इक्वल वेजेस और इक्वल वर्क होना चाहिए मैन और वुमेन के लिए। और प्रिजर्वेशन होना चाहिए हेल्थ और स्ट्रेंथ का, कि हेल्थ, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखो और अपने शक्ति है तो काम करो वरना मत करो। और चिल्ड्रंस के साथ में फोर्सिबल अब्यूज नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिली है चिल्ड्रंस को कि वो अपना हेल्थ की डेवलपमेंट करें, जैसे कि आर्टिकल 45 में बताए 6 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी मिली है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रंस के लिए, वो अपॉर्चुनिटी दी गई। ये सब चीजें एक स्टेट को फॉलो करनी होगी। अब आते हैं अपन आर्टिकल 39A पे। आर्टिकल 39A में बोला है कि सबको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, सबको से समान तरीके से न्याय मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। मतलब एक कोर्ट में जो वकील होता है, कोर्ट का सरकारी वकील, उसके लिए किसी भी वर्ग का जो भी हो, अगर कोर्ट ने अलॉट कर दिया ये वकील आपके लिए काम करेगा, तो उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए वो आदमी पैसा नहीं देगा, उसको गवर्नमेंट ही पे करेगी। तो फ्री लीगल एड मिलना चाहिए और इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए सबको। आर्टिकल 40 ये बोलता है स्टेट को एस्टेब्लिश करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूशन को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, कि वो अपना काम खुद अपने हिसाब से ही करे, ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। आर्टिकल 41 ये बोलता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, लेकिन वो कुछ कंडीशंस पे करेगी ये सब चीजें प्रोवाइड। वो कंडीशंस क्या क्या है, जैसे कि होम, ह्यूमन और जस्ट, मतलब आर्टिकल 41 में स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ, किसमें, कुछ कंडीशंस में। कि मान लो कहीं पे किसी को सही, मतलब उसकी तबीयत खराब हो रही तो हॉस्पिटल में जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कई सारे वो योजनाएं चला रखी गरीब आदमी के लिए, उसको पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड होगी, एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जैसे नरेगा एक्ट आ गया, कुछ कंडीशंस में उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये सब चीजें मिलनी चाहिए, स्टेट प्रोवाइड करेगी। आर्टिकल 42 में ये बोला है कि ह्यूमन एंड जस्ट कंडीशन होगी वर्क प्लेस में। अब इसमें ह्यूमन और जस्ट कंडीशन होगी वर्क प्लेस में, कि आदमी अपने हिसाब से वर्क प्लेस पर काम कर सकता है, वो अपनी कंडीशन रख सकता है कि भाई मेरे को इस तरीके से काम करना है, तो वो उस तरीके से काम करेगा अपने हिसाब से। उसको जो काम दिया वो काम पूरा करेगा, लेकिन वो अपने हिसाब से काम करेगा, ये उसको अधिकार मिला है। मैटरनिटी लीव प्रोवाइड हुई है, अगर कोई गर्भवती महिला है उसको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करी गई है वर्कर वुमेन्स को। 43 में लिविंग वेजेस, अब मैटरनिटी लीव तो प्रोवाइड कर दी, अब वो वहां पे छुट्टी पे रह रही है, लेकिन उसकी तनख्वाह तो उसको मिलेगी, छुट्टी पे रहने की भी तनख्वाह मिलेगी उसको मैटरनिटी लीव में। तो 43 में लिविंग वेजेस के बारे में बताया गया है। 43A में है वर्कर का पार्टिसिपेशन होने लग गया मैनेजमेंट।
वर्कर का पार्टिसिपेशन मतलब आज एक गार्ड है जिसको मैंने अपने घर के यहाँ पे गार्ड की नौकरी दे रखी। अब वो गार्ड थोड़े टाइम बाद मेरे घर में आके बैठ खाना तो ना खा सकता है। ऐसे कई बार क्या होता है, वर्कर का पार्टिसिपेशन होने लग जाता है मैनेजमेंट में। तो ये सब चीजें आर्टिकल 43A में बता रखा है, बट वर्कर्स का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट में। 43 में बोला है कि स्टेट प्रमोट करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और ये किस चीज में कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करेगी, कब ऐड हुआ? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ 2011 से। आर्टिकल 44 में बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसमें सिविल कोड और क्रिमिनल कोड दोनों एस्टेब्लिश होंगे। सिविल कोड में पर्सन टू पर्सन मैटर होता है, जिसमें कि डाइवोर्स का हो गया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का हो गया, और क्रिमिनल केस में पब्लिक और स्टेट के बीच में होता है, जैसे मर्डर हो जाता है, चोरी, डकैती, रेप, इन सब के काम क्रिमिनल केस में आते हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कोड जो है एस्टेब्लिश होंगे। 45 में बताया है कि इनिशियल एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बच्चा अगर छोटा है 6 साल तक के लिए बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, 6 साल तक के बच्चे के लिए। आर्टिकल 46 में बताया है कि प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिक हेल्प और एजुकेशन एससी और एसटी के लिए, आर्थिक सहायता भी देंगे और पढ़ाई भी कराएंगे एससी एसटी के बच्चों को। पढ़ाई करेंगे एससी एसटी के बच्चों को, और जो बड़ा है उसको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगे और उसको आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 47 में बताया कि इम्प्रूवमेंट होगा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन में। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि आजकल इतना बुरा हुआ आ गया, मतलब लाइफ स्टाइल लोग बागों की ऐसी हो गई है कि घर में बैठा आदमी, घर में बैठे बैठे उसके पता नहीं क्या हो रहा है, उसका अटैक आ रहा है। इसीलिए वो लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए इम्प्रूवमेंट होना चाहिए न्यूट्रिशन में, और रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपन को हजार्डियस और डे ड्रग्स और इंटॉक्सिन्स, और प्रमोट करना है पब्लिक हेल्थ को। मतलब इंटॉक्सिन्स, हजार्डियस ड्रग, दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन सबको अपन को बंद करना है और हेल्थ को प्रमोट करना है। आर्टिकल 48 में बताया कि आपको ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक लेवल पे, एक साइंटिफिक लेवल पे साइंटिफिक तरीके से आपको उसको प्रमोट करना है, और आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, प्रोहिबिट करना है स्लॉटर ऑफ कैटल पे, गाय की जो हत्या हो रही है उस पर रोक लगाना है, और गाय की जो ब्रीड होती है उसको इम्प्रूव करना है। तो आर्टिकल 48 ये बताता है। अब इसमें आता है आर्टिकल 49, 50, 51, और इसके आगे के जो है, इसके आगे जो भी बता रखा है क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, इन सब की बात जो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।